हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ए टू सी एक्सेस टू कॉमर्स। गाइस, आज हम लोग हमारे इस चैनल पर ट्वेल्थ कॉमर्स का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा अकाउंट्स का, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंट्स का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप या फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। उससे पहले कुछ थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग। ट्वेल्थ क्लास के हमारे सिलेबस में पार्टनरशिप का जो कैरी ओवर है दोस्तों, वो 36 नंबर्स का कैरी ओवर है। 36 में से मीन्स 36 आउट ऑफ 80 नंबर्स। इसलिए ये पार्टनरशिप का पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल पार्टनरशिप में हमारे पास जो चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स मिलाकर 36 नंबर का कैरी ओवर ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। यहाँ पर मेरे चैनल पर हम लोग सारी बेसिक समझेंगे, अच्छे से सारे लॉजिक्स को समझेंगे, ठीक है। और छोटे छोटे लॉजिक्स के बेस पे हमारे क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम छोटे बेसिक्स को समझेंगे तो हमारा सीयूटी का प्रिपरेशन भी होएगा साथ में। तो सीयूटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब अब आगे सीयूटी के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ये सारे बेसिक्स हमारे सपोर्ट करेंगे हमें। सो लेट्स स्टार्ट। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप या अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स। अब देखो, उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। मेरा जो एप्लीकेशन है ए टू सी, ठीक है, एक्सेस टू कॉमर्स, मेरा एप्लीकेशन है। गूगल प्ले पे जाके देखेंगे आप, गूगल स्टोर पे, तो आपको ए टू सी के नाम से मिलेगा। मेरे इस एप्लीकेशन पर आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों ही सब्जेक्ट्स ट्वेल्थ क्लास के आपको मिलेंगे 5000 रुपीज़ में, ठीक है। और इस 5000 रुपीज़ का जो कैरी ओवर है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये देखें आप। आपको नोट्स मिलेंगे सारे, ठीक है, सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हम बात करेंगे टीएस ग्रेवाल की, हमारी जो अकाउंट्स की बुक है, टीएस ग्रेवाल के सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। सॉल्यूशंस किस फॉर्म में? वीडियो फॉर्म में भी सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, और साथ में आपको उसका पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में, और आपको सबका वीडियो लेक्चर मिलेंगे, सारे नोट्स और सबका वीडियो लेक्चर पूरा मिलेगा, चारों सब्जेक्ट्स का, सिर्फ 5000 रुपीज में फॉर क्लास 12। एंड some of the students, if will go for the class 11, those are 11th students, they will get the whole of the series in 4500, means accounts, economics, business studies और entrepreneurship, ये सब आपको मिलेंगे 5000 12th class and 11th class 4500। So let's start our first part. My application name is A2C from Google Store। दोस्तों let's start first part, पार्टनरशिप। अब देखो, जब हम पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो हमारे पास फंडामेंटल्स में कुछ बेसिक्स हैं, जो बेसिक्स अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप की बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, पार्टनरशिप क्या होता है और क्यों हम पार्टनरशिप में एंटर होते हैं। सो व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल्स डिसाइड टू पूल देयर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कैरी ऑन अ बिजनेस टुगेदर, इट विल बी नोन एज पार्टनरशिप। सिंपल डेफिनेशन है, जब दो या दो से अधिक लोग जब अपने रिसोर्सेज को पूल करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज नोन एज पार्टनरशिप, ठीक है। नाउ, हमारे इंडिया में जो एक्ट एप्लीकेबल है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट एक पार्टनरशिप के सारे जो कंडीशन है उनको कैरी करता है, ठीक है। सो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। देखो, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज भी डेफिनेशन में बनते हैं, और वैसे भी इस साल से अब जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो बढ़ रहे हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में हमारे पास जो छोटी डेफिनेशन है उनसे भी बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम डेफिनेशन को पूरा पूरा समझेंगे अच्छे से। देखो, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, उसमें डेफिनेशन भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप बनाने के लिए हमें मिनिमम कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है? 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो जो पर्सन्स होंगे, दोज पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट मतलब दे शुड बी एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो एलिजिबल नहीं है तो वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है, उसके लिए कॉम्पिटेंसी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये कॉम्पिटेंसी को कौन डिफाइन करता है? पार्टनरशिप में एंटर होने के लिए जो कॉम्पिटेंसी, जो पार्टनरशिप का फर्स्ट फीचर है, ठीक है, जो फर्स्ट कॉम्पिटेंसी वो क्या है? इट इज एन एसोसिएशन टू और मोर पर्सन, पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो, हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, पर पार्टनरशिप में एंटर होने के लिए पर्सन जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, ठीक है। देखो, इससे ऐसा समझो कि पार्टनरशिप बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है।
या वो एक एग्रीमेंट है दोस्तों, वो एग्रीमेंट है। ठीक है, एग्रीमेंट में एंटर कब हो सकते हैं, जब आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉम्पिटेंट बनाए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि जो पर्सन अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड का मतलब है जो ल्यूनाटिक है, ठीक है, जो थोड़ा पागल है, ठीक है, ल्यूनाटिक है, जो चीज़ों को नहीं समझ पाता, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर या एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट माइनर, माइनर मतलब हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, कंप्लीटली 18 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए। जब उसको 19th ईयर लगेगा, ठीक है, जब उसका 19th बर्थडे आएगा, तब वो मेजर बनेगा। जब तक उसके 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक वो माइनर है। माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, इसीलिए पार्टनरशिप में माइनर एंटर नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पार्टनरशिप में माइनर एंटर नहीं होगा। नाउ, डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ, अगर इंडिया में कोई भी एक्ट अगर किसी पर्सन को डिसक्वालीफाई कर देता है, तो उस एक्ट के हिसाब से वो पर्सन पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ इंसॉल्वेंसी एक्ट है। इंसॉल्वेंसी एक्ट ने अगर किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट बना दिया है, इंसॉल्वेंट मतलब वो दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो वो कभी भी पार्टनरशिप में भी एंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी एक्ट ने उसको डिसक्वालीफाई कर दिया है। तो सबसे पहला, पार्टनरशिप में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंसी होना बहुत ज़रूरी है, और ये सभी लोग इनकॉम्पिटेंट है। इनके अलावा सब लोग कॉम्पिटेंट है। ठीक है, तो कौन कौन इनकॉम्पिटेंट हो गए, अनसाउंड माइंड, माइनर और डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। तो फर्स्ट पार्टनरशिप का फीचर आ गया, देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। अब हम पढ़ते हैं माइनर के बारे में। ठीक है, माइनर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। तो माइनर के लिए क्या बोला है, माइनर कैन बी ए पार्टनर इन द फर्म ओनली फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने बोला ही कैन नॉट बिकम द पार्टनर, बट माइनर पार्टनरशिप में बेनिफिट जरूर ले सकता है। ठीक है, बेनिफिट्स मतलब प्रॉफिट, बेनिफिट्स में सिर्फ प्रॉफिट ही ले सकता है, लॉस वो कभी नहीं लेगा। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट, ही विल नेवर टेक द लॉस। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस हो रहा है तो ही विल नॉट बेयर द लॉस, बिकॉज ही इज नॉट अ पार्टनर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो पार्टनरशिप में एंटर हुआ और पार्टनर बन गया, बहुत सालों तक पार्टनर रहा, अचानक उस पर्सन की डेथ हो गई, तो उसका जो सन है, जो माइनर है, उसका सन पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि वो माइनर है। बट उसके फादर ने फर्म में पैसा लगा रखा है, इसलिए उसका सन बेनिफिट ले सकता है। पार्टनरशिप में जो भी बेनिफिट लेने हैं उसको वो ले सकता है आराम से। ठीक है, तो पार्टनरशिप का एक रूल है, ये माइनर का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से रूल है कि वो एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो पाएगा, बट वो बेनिफिट्स को एंटर हो सकता है, बेनिफिट्स ले सकता है, और लॉसेस भी नहीं लेगा वो। ठीक है, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजर, और ही और शी शुड एक्सेप्ट द रिफ्यूज द पार्टनरशिप विद इन 6 मंथ्स। एक इंपॉर्टेंट है, जब वो 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेता है। ठीक है दोस्तों, 18 ईयर जब भी कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीट होने के बाद विद इन 6 मंथ, मतलब 19th ईयर में जब वो एंटर करेगा, तो 19th ईयर में विद इन 6 मंथ्स उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो पार्टनरशिप में एंटर होना चाहता है या नहीं होना चाहता। अगर वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं होना चाहता तो रिफ्यूज करना पड़ेगा, और अगर होना चाहता तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो 18 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद अगर वो उस 6 महीने में एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजेक्ट नहीं करता है, तो ही विल बी लायबल फॉर ऑल द एक्शन सिंस ही बिकम द पार्टनर। उसको ये मान लिया जाएगा कि 18th ईयर कंप्लीट होते हुए पार्टनर बन गया है, और उस 6 महीने में जो भी एक्ट होंगे, ठीक है, उसके बाद जो भी एक्ट होंगे उनके लिए लायबल होगा। पार्टनरशिप में कोई भी फ्रॉड हुआ, कोई भी एक्ट हुआ, तो उसके लिए वो लायबल होगा, क्योंकि उसने नोटिस नहीं दिया। विद इन 6 मंथ्स ही हैव टू गिव द नोटिस। ठीक है, ये माइनर के लिए क्लॉज है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की। जब हम पार्टनरशिप में पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की। देखो, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं वो तो 2 है, 2 पर्सन होने चाहिए। पर मैक्सिमम नंबर जो पार्टनर्स हैं, कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं, ये कौन प्रिस्क्राइब करता है, ये प्रिस्क्राइब करता है पार्टनरशिप एक्ट नहीं, ये प्रिस्क्राइब करता है कंपनीज एक्ट, कंपनीज रूल्स। कंपनीज एक्ट में रूल्स हैं, हमारे इंडिया में एक कंपनीज एक्ट है जो कंपनीज को गवर्न करता है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स किसने हो सकते हैं, 50। देखो, पढ़ रहे हैं हम लोग पार्टनरशिप, बट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में जो लिमिट को डिस्क्राइब किया, वो डिस्क्राइब किसने किया है, कंपनीज एक्ट ने डिस्क्राइब किया, जबकि हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, तो हमारे पास क्लॉज क्या आया, मिनिमम पार्टनर्स कितने होंगे, 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50।
ठीक है, इससे ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते हैं किसी भी फर्म में। ये मैक्सिमम लिमिट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है कंपनीज मिसलेनियस रूल्स के थ्रू। ठीक है। सेकंड, अब जो पार्टनरशिप जो है वो एक एग्रीमेंट है। अगर आपको पार्टनरशिप में एंटर होना है तो आपको एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। पार्टनरशिप मीन्स एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ नॉट अ स्टेटस और इट इज़ नॉट अ ऑपरेशन ऑफ लॉ। देखो स्टेटस का मतलब क्या है। टेक एन एग्जांपल ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर कोई भी एक बच्चा पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली उसको बिजनेस करने का राइट मिल जाता है। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस है उस बिजनेस को करने का उसको राइट मिल जाता है। ठीक है, ही कैन डू द बिजनेस, वो राइट मिल जाता है उसे। तो जब वो राइट मिल जाता है उसे, तो इसका मतलब क्या है, उसको किसी के साथ एंटर नहीं होना है एग्रीमेंट में। उसको ऑटोमेटिकली सन अगर हुआ और उस फैमिली में पैदा हुआ तो उसको ऑटोमेटिकली राइट मिल जाता है बाय स्टेटस। ठीक है। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी फर्म में पार्टनर बनना है तो यू रिक्वायर एन एग्रीमेंट और यू रिक्वायर अ कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पार्टनर्स। दैट कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल और रिटर्न। कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है, ओरल और रिटर्न। ठीक है, ओरल मीन्स वर्बल और रिटर्न मीन्स राइटिंग में जो किया। ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ठीक है। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज मस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में बिजनेस होना बहुत जरूरी है। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लीजिए ए और बी की बात करते हैं। ए और बी ने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर एक मकान खरीदा। ठीक है दोस्तों, ये जो मकान परचेज किया, इस मकान को इन्होंने क्या किया, रेंट पे चढ़वा दिया, रेंट पे दे दिया। रेंट आता था 10,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इनको जो 10,000 रुपीज़ रेंट मिलता था, ये उस रेंट को डिवाइड कर लेते थे। 5,000 ए लेके जाता था और 5,000 जो रेंट था वो बी लेके जाता था। दोनों रेंट आधा आधा बांट लेते थे। क्या यहाँ पे पार्टनरशिप है? द आंसर इज नो। यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है, ये को ओनरशिप है। को ओनरशिप का मतलब हाउस का रेंट आधा आधा बांट लेना, दैट इज को ओनरशिप, दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप। बिकॉज देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं, दे आर नॉट डूइंग सम एक्टिविटी, दे हैव जस्ट परचेज द हाउस एंड दे हैव पुट इट ऑन द रेंट। उन्होंने रेंट पे लगा दिया उसको। दे आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस, देयरफॉर देयर इज नो पार्टनरशिप। दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज नोन एज को ओनरशिप। ठीक है। तो पार्टनरशिप होने का मतलब है बिजनेस होना बहुत जरूरी है, सम एक्टिविटी शुड बी देयर। बिजनेस का मतलब क्या है, यू शुड बी बिजी, सो इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटी। इफ देयर इज नो एक्टिविटी देयर इज नो पार्टनरशिप। ठीक है। नाउ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब हम बात करें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स की। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स मीन इंक्लूडिंग लॉसेज ऑल्सो। इफ द पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट्स, इट मीन्स दे आर शेयरिंग लॉसेज ऑल्सो। देयर शुड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। नाउ बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस को कौन कैरी कर सकता है, या तो सब लोग मिलकर कैरी करें, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक पार्टनर भी कैरी कर सकता है, एनी वन। मान लीजिए तीन पार्टनर है, तीन में से दो पार्टनर डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट मतलब स्लीपिंग पार्टनर है, कुछ एज में है वो लोग, मान लो बिजनेस नहीं करते हैं, वो सिर्फ उन्होंने पैसा लगा रखा है, दे आर डॉर्मेंट पार्टनर्स। डॉर्मेंट पार्टनर्स हैं तो भी इन सब में एक पार्टनर तो कम से कम बिजनेस कैरी करेगा। ठीक है। तो सबके बिहाफ पे एक बार पार्टनर कैरी कर सकता है या सभी मिलकर कैरी करें। इसी वजह से पार्टनर्स का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, प्रिंसिपल और एजेंट का है। यहाँ पे कौन सा लॉ गवर्न होता है, लॉ ऑफ एजेंसी। ठीक है। लॉ ऑफ एजेंसी क्या कहता है कि हर एक पार्टनर अपने आप में प्रिंसिपल है और हर एक पार्टनर अपने आप में एजेंट भी है। कैसे, देखो प्रिंसिपल और एजेंट की बात समझते हैं हम लोग। प्रिंसिपल का मतलब है ही विल बी बाउंडेड बाय द एक्ट ऑफ अदर्स ऑल्सो। ठीक है, इसलिए वो प्रिंसिपल है, क्योंकि कोई दूसरा पार्टनर अगर कुछ गलत करेगा तो उसको ही विल ऑल्सो बी बाउंडेड। फॉर एग्जाम्पल ए एक पार्टनर है और बी और सी दो पार्टनर और हैं, तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है। बी और सी फॉरेन गए फर्म के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए गए वो। ठीक है। बी और सी से गलत कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मान लीजिए कुछ गलती हो गई और उस गलती में इनको 5 लाख का नुकसान हुआ, मान लीजिए देर इज अ लॉस ऑफ 5 लैक्स। ये जो 5 लैक्स का नुकसान हुआ ना दोस्तों, ये 5 लाख का नुकसान ए को भी भरना पड़ेगा। ए भी इस नुकसान के लिए शेयरेबल होगा, ए को भी शेयर देना पड़ेगा, क्योंकि ए इज अ प्रिंसिपल एंड ही इज बाउंडेड बाय द एक्ट ऑफ बी एंड सी।
एट प्रेजेंट ही इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल एंड ही इज बाउंडेड बाय द एक्ट ऑफ बी एन सी। पहली चीज। दूसरा, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर्स। ठीक है, हर एक पार्टनर एक एजेंट है। देखो यहाँ पे बी और सी ने जो किया वो क्या बन के किया, एजेंट बन के। इन्होंने जो कुछ भी किया ये फर्म के एजेंट बन के गए। अगर ये फर्म के एजेंट है तो ए की भी एजेंट है। तो ए यहाँ पे बाउंड हो रहा है इसलिए ए प्रिंसिपल है, और बी और सी बाउंड कर रहे हैं, अपने लॉस को बाउंड कर रहे हैं, ए को भी बाउंड कर रहे हैं लॉस की वजह से, तो बी और सी एजेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दे बोथ आर एजेंट एंड द ए इज प्रिंसिपल। तो हर एक पार्टनर एक दूसरे के लिए एजेंट है और हर एक पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो गया एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप। अब हम समझते हैं कुछ और बेसिक्स पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप किसको कहते हैं? पार्टनरशिप इज नथिंग, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टनर्स। देखो आपके सामने एग्जाम में दो वर्ड्स आएंगे, दोनों वर्ड्स में बहुत माइन्यूट डिफरेंस दिखता है, बहुत ह्यूज डिफरेंस निकल के आता है। जब हम बात करते हैं सिंपल पार्टनरशिप की, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वर्ड सिंपल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मींस रिलेशनशिप, इट्स अ सिंपल रिलेशनशिप between the two or more persons. And when we are talking about partnership firm, it's a collective business. यहाँ पे वर्ड आया पार्टनरशिप फर्म, फर्म मीन्स बिजनेस। ठीक है दोस्तों, तो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है और पार्टनरशिप फर्म एक बिजनेस है। ठीक। नाउ पार्टनर्स, अब हम बात करते हैं पार्टनर्स की। हु आर पार्टनर्स? द पर्सन्स हु एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर कॉल्ड पार्टनर्स, सिंपल। ठीक है, दे इंडिविजुअली आर नोन एज पार्टनर्स। नाउ अब पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो पार्टनर्स के राइट, इसको याद कैसे करना है दोस्तों, मैंने नोट्स में डाल रखा है। ये न्यूमोनिक्स है, इसको कैसे सिंपल तरीके से याद करेंगे। एम आई सी एस और इडर। इडर, इडर एक छोटा सा वर्ड हो गया, इडर एंड एम आई सी एस। तो ऐसे याद कर लो सारे पॉइंट्स को, एम आई सी एस एंड इडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको याद करना इजी हो जाएगा। ठीक है, सो देखो जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, पार्टनर्स के राइट की, तो सबसे पहला राइट है पार्टनर्स को मैनेजमेंट का। Partners can take part in the management of the business. Every partner has to participate, has a right to participate in the management of the business. Other partners cannot deny. कोई दूसरा एक एक पार्टनर को आप डिनाई नहीं कर सकती कि आप मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेंगे, वो कोर्ट में जा सकता है। उसके बाद राइट है बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का, बिजनेस या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। कंसल्टेशन, एवरी पार्टनर इज अ राइट टू बी कंसल्टेड। हर एक पार्टनर किसी भी मैटर में कंसल्टेंसी ली जाएगी उससे, he should be consulted. Next is inspection. Every partner has a right to inspect the books of accounts. जो books of accounts है वो उसको inspect कर सकता है। ठीक। Next is sharing. Every partner has a right to share the profits and losses in the agreed ratio. In this case, in case it is not agreed, then equally as per Partnership Act 1932. देखो हर एक पार्टनर को राइट है प्रॉफिट लेने का, किस रेशियो में, उनका जो एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उस रेशियो में। बट अगर मान लो कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में, जैसे मान लीजिए तीन पार्टनर्स हैं ए बी और सी, इन तीनों पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 1:1:1 में पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर होगा और लॉसेस भी इसी रेशियो में शेयर होंगे। ठीक। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फर्म को लोन दिया है किसने, पार्टनर ने। फर्म ने पार्टनर ने कैपिटल तो दी है, कैपिटल के साथ साथ क्या लोन भी दिया है। जैसे मान लीजिए ये पार्टनर है और ये फर्म है, पार्टनर ने क्या किया है, फर्म को लोन दिया है, इट हैज गिवन द लोन। ठीक है, अगर लोन का एग्रीमेंट है कि लोन पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा 12% पर एनम की रेट से, अगर एग्रीमेंट है तो 12% पर एनम की रेट से लोन पे इंटरेस्ट देगी फर्म, किसको देगी, पार्टनर को। बट अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम। ठीक, 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। एग्रीमेंट है तो एज पर एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट नहीं है तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमेशा याद रखो पूरे पार्टनरशिप वाले पार्ट में कहीं पे भी अगर एग्रीमेंट है तो दैट इज गुड, एग्रीमेंट शुड बी फॉलोड बिटवीन द पार्टनर्स। पर अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, देन यू हैव टू फॉलो द पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज डिसीजन। नेक्स्ट राइट है डिसीजन, हर एक पार्टनर को राइट है डिसीजन लेने का। ठीक है, ही कैन टेक द डिसीजन इन द फर्म। एवरी पार्टनर इज राइट टू टेक द डिसीजंस। ठीक, मतलब वो डिसीजन लेगा फर्म के लिए। ठीक,
तो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक द डिसीजंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, ठीक। मान लीजिए बी और सी फॉरेन चले गए, ए इंडिया में ही है, और मान लीजिए इंडिया में जहाँ पे ए का ऑफिस है वहाँ पे सुनामी आ गई, ठीक है। ए ने क्या किया, अपने आप डिसीजन लिया, ये बीओसी से नहीं पूछा, अपने आप डिसीजन लिया और पूरा का पूरा ऑफिस एक सेफ जगह पे शिफ्ट कर दिया। सारे कंप्यूटर, सारे फर्नीचर, सब कुछ शिफ्ट कर दिया। उसको शिफ्ट करने में कुछ खर्चा आया, उसने अपनी जेब से पे कर दिया। ऐसा कोई भी डिसीजन लेने का राइट पार्टनर को होता है। और कलेक्टिव डिसीजन तो लेने का राइट है ही है, कलेक्टिव तो है ही है। कभी कभी फर्म के फेवर में इंडिविजुअल डिसीजन भी ले सकता है, पार्टनर को राइट है इंडिविजुअल डिसीजन भी लेने का। बस वो फर्म के फेवर में होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो अपने खुद के पर्सनल फेवर में नहीं होना चाहिए, फर्म के फेवर में होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज एडमिशन। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू अलाउ और नॉट टू अलाउ फॉर एडमिशन। हर एक पार्टनर को अधिकार है कि नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए यस बोल दे, या नए पार्टनर को नहीं एग्री करना एडमिट करना चाहते तो नो बोल दे। किसी भी नए पार्टनर का जो एडमिशन होगा उसके लिए यूनानिमस कंसेंट की जरूरत है। यूनानिमस मतलब क्या होता है? यूनानिमस कंसेंट मींस कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, यूनानिमस कंसेंट का मतलब क्या है? कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। हर एक पार्टनर की कंसेंट बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है। डी नया पार्टनर आने वाला है, ठीक है। ए और बी ने बोला ठीक है, वी आर रेडी फॉर दैट, बट सी ने मना कर दिया। सी ने बोला नहीं, आई एम नॉट रेडी टू एडमिट डी इनटू द पार्टनरशिप। तो डी कभी भी पार्टनरशिप में नहीं आ सकता, बिकॉज डी के एडमिशन के लिए यूनानिमस कंसेंट नहीं मिली है। कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है। नाउ नाउ वी टॉक अबाउट रिटायरमेंट राइट। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर बाय गिविंग द नोटिस टू द फर्म। फर्म को नोटिस देकर वो रिटायर हो सकता है। और कभी कभी कुछ केसेस में क्रेडिटर्स की परमिशन या दूसरे पार्टनर्स की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरी करके वो रिटायर हो सकता है बाय सिंपली गिविंग द नोटिस टू द फर्म। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। कुछ और बेसिक्स है हमारे पास। सीरीज, अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज एन ओरल एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। देखो, नॉर्मली ओरल एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, बट पार्टनर्स नॉर्मली ओरल एग्रीमेंट को अवॉइड करते हैं। तो देखो क्या बोला है, पार्टनरशिप डीड क्या है? एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स में बी ओरल और मे बी रिटन। ठीक है। देखो दोस्तों, ये जो मेरे नोट्स हैं, ये नोट्स आपके लिए बहुत फायदे वाले हैं, क्योंकि अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स, इन सब में जो नोट्स बनाए गए हैं वो कीवर्ड्स को देख के बनाए गए। हर एक क्वेश्चन में, हर एक पैराग्राफ में आपको कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस दिखेगी, और हर एक पैराग्राफ आपको पॉइंटर फॉर्म में मिलेगा। तो याद करने में बहुत इजी रहेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। नाउ, पार्टनरशिप डीड इज व्हाट? इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है इन विच ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप आर मेंशन्ड। सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड है पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स। इसकी वजह से डिस्प्यूट्स कैन बी अवॉइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के होने की वजह से डिस्प्यूट्स अवॉइड हो जाते हैं। जब भी कभी पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो बेस है, ठीक है, वो बेस क्या है दोस्तों? वो बेस है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के बेस पे सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए पार्टनर्स प्रेफर written partnership, no, written partnership agreement, not the oral partnership agreement. They do not prefer। कहीं पे बोला नहीं, पार्टनरशिप एक्ट ने ये नहीं बोला कि रिटर्न एग्रीमेंट इज कंपलसरी, नो, बट दे प्रेफर। ठीक है, तो क्या बोला है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय रिटर्न एग्रीमेंट इज ऑप्शनल। पार्टनरशिप एक्ट नहीं बोलता कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ, पार्टनरशिप डीड बनाओ। इट इज ऑप्शनल बट नॉट कंपलसरी। ठीक है, एज पर सेक्शन 69 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इट सेज दैट registration is optional, not compulsory, but partners concern registration as necessary। वो कहते हैं कि नेसेसरी है, हमारे लिए यूजफुल है, इसलिए क्योंकि कभी भी डिस्प्यूट होगा तो वी कैन अवॉइड द डिस्प्यूट्स बाय पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होगा तो डिस्प्यूट नहीं होगा। अगर हम कोर्ट में भी गए तो कोर्ट हमारे पार्टनरशिप डीड को मानेगा। ठीक है। नाउ, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अपने पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर नहीं करवाया है, ठीक है, तो क्या होने वाला है? कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे नॉन रजिस्ट्रेशन के लिए? देखो, पार्टनरशिप डीड पहले बनाओ रिटर्न में, ठीक है, देयर शुड बी रिटर्न पार्टनरशिप डीड। रिटर्न में बनाकर
उसका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवाओ, पार्टनरशिप एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करवाओ। पर लॉ कभी नहीं बोलता कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना, लॉ कभी नहीं बोलता है, पर लोग करवाते हैं, पार्टनर्स करवाते हैं रजिस्ट्रेशन। अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, देयर इज ए नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे फर्म के ऊपर? ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है। फर्म के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा? firm has a no right to sue the partner or partners, also have no right to sue the third parties। फर्म कभी भी अपने पार्टनर्स के ऊपर किसी भी पर्पस के लिए केस नहीं कर पाएगी, और फर्म कभी भी अपने थर्ड पार्टी को भी स्यू नहीं कर पाएगी, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में भी केस नहीं कर पाएगी। ये पार्टनरशिप के ड्रॉबैक है, ठीक है, नॉन रजिस्ट्रेशन का ड्रॉबैक है। फर्म हैंड हेल्ड हो जाती है, फर्म के हमने हाथ काट दिए। फर्म ना तो किसी पार्टनर के ऊपर केस कर सकती है, ना किसी थर्ड पार्टी के ऊपर, ठीक है। नाउ ऑन पार्टनर्स, पार्टनर्स के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे? पार्टनर्स हैव नो राइट टू स्यू अदर पार्टनर्स एंड फर्म ऑल्सो। कोई भी पार्टनर फर्म के ऊपर केस, न तो फर्म पार्टनर के ऊपर केस कर सकती है, और न ही पार्टनर किसी फर्म के ऊपर केस कर सकता है, स्यू नहीं कर सकता, और पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को भी स्यू नहीं कर सकता, ठीक है। थर्ड पार्टी, अब थर्ड पार्टी के फेवर में यहाँ पे, थर्ड पार्टी कैन स्यू एन अनरजिस्टर्ड फर्म एंड पार्टनर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्टी को फेवर दिया गया है यहाँ पे। थर्ड पार्टी चाहे तो पार्टनरशिप की फर्म के ऊपर भी केस कर सकती है, स्यू कर सकती है, और उसके पार्टनर्स को भी स्यू कर सकती है अगर कुछ गलत हुआ है तो देखो फर्म और पार्टनरशिप के राइट्स ले लिए गए हैं, पर थर्ड पार्टी के पास राइट्स हैं, वो स्यू कर सकती है नॉन रजिस्टर्ड फर्म को। इसलिए पार्टनर्स क्या सोचते हैं, इसलिए नॉर्मली पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्म को रजिस्टर करवाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो पार्टनरशिप का जो डीड है, उस डीड के वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या क्लॉजेज हो सकते हैं? देखो क्लॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं, पार्टनर्स अपनी मर्जी से नए क्लॉजेज डाल सकते हैं, बट जनरल जो क्लॉजेज हैं वो क्या क्या हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड हैज वेरियस क्लॉजेज, बहुत सारे क्लॉजेज हो सकते हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किस पार्टनर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर पार्टनर्स पैसा विड्रॉ करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे क्या ब्याज मिलेगा, व्हाट इंटरेस्ट द फर्म विल पे टू द पार्टनर्स। ये सब चीज़ें पार्टनरशिप डीड में होती हैं जिससे अवॉइड किए जा सकें डिस्प्यूट्स को, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड, इफ पार्टनरशिप एक्ट डू नॉट एग्जिस्ट और इज साइलेंट, मान लो पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, हमने नहीं बनवाई पार्टनरशिप डीड, या पार्टनरशिप डीड कुछ इश्यूज पे साइलेंट है, डीड है बट ऑन द सम इश्यूज इट इज साइलेंट, इट इज नॉट सेइंग समथिंग और एनीथिंग, इन दैट केस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल बी अप्लाइड। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्लॉजेस दे रखे हैं वो सारे क्लॉजेस अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविजन सीखने जा रहे हैं सारे के सारे, और इनके ऊपर कुछ केस स्टडीज भी सीखेंगे हम लोग इस लेक्चर में, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखो सबसे पहला सबसे पहले एक बेसिक हम समझ गए कि जहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, वहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो अगर पार्टनरशिप डीड है तो बहुत अच्छी बात है। पार्टनरशिप डीड ने अगर मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है A/B/C, वो दे रखा है 5:3:2, अगर पार्टनरशिप डीड है और उसने रेशियो प्रिस्क्राइब कर रखा है तो प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा प्रॉफिट और लॉस 5:3:2 में। बट मान लीजिए पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे साइलेंट है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट, और पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, ऑलवेज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 1:1:1। ए बी सी और जो का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा ना, ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 1:1:1, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, डीड कुछ नहीं बोल रही है इसलिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इंडियन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है तो नो आईयूसी। इंटरेस्ट, पार्टनरशिप एक्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी पेबल टू एनी ऑफ द पार्टनर, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या कुछ पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। हाँ,
अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है और पार्टनरशिप डीड बोलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा, इट शुड बी पेएबल टू द पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, तो फिर पार्टनर्स को 12% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नो रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग अब। व्हाट विल बी द रेम्यूनरेशन? रेम्यूनरेशन मतलब उनकी सैलरी, उनका कमीशन, दैट इज अ रेम्यूनरेशन। इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट अवेलेबल, नो रेम्यूनरेशन, कोई रेम्यूनरेशन पे नहीं किया जाएगा बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज नॉट अवेलेबल। हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल है और पार्टनरशिप डीड कहती है, मान लो कि दो पार्टनर है रमेश एंड सुरेश, रमेश को सैलरी दी जाएगी 48,000 पर ईयर और सुरेश को कमीशन दिया जाएगा मान लीजिए 50,000 पर ईयर। ठीक है, सुरेश का कमीशन है 50,000 पर ईयर। अगर पार्टनरशिप डीड है और ऐसा बोलती है तो दिया जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं दिया। नो पार्टनर इज लायबल टू बी गिवन एनी ऑफ द रेम्यूनरेशन। कोई पार्टनर ये नहीं कह सकता कि मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो मुझे सैलरी चाहिए, कोई भी पार्टनर ये नहीं कह सकता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। कोई पार्टनर क्लेम नहीं कर सकता कोई भी रेम्यूनरेशन विदाउट एनी एग्रीमेंट। ठीक, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। ठीक है, ये पार्टनर है और इस पार्टनर ने लोन किसको दिया है? फर्म को दिया है। तो फर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए बोला है कि अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड है तो एज पर पार्टनरशिप डीड, मान लो पार्टनरशिप डीड ने बोला 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो एज पर पार्टनरशिप डीड 12% पर एनम दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% की रेट से। ये 6% पर एनम किसने प्रिस्क्राइब किया है? पार्टनरशिप एक्ट ने प्रिस्क्राइब किया है। पार्टनरशिप एक्ट ने बोला है कि 6% के रेट से दिया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या माना जाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कंपलसरी एक्सपेंस है। इट विल डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब तक आप इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट नहीं करोगे पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट इनकरेक्ट आएगा, प्रॉफिट विल नॉट बी करेक्ट। तो इट हैज़ टू बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। कभी कभी ऐसा होता है हमने पार्टनर को लोन, पार्टनर जो लोन दिया था उस पर हमने ब्याज दिया ही नहीं, विद आउटस्टैंडिंग है, भले ही हमने लोन नहीं दी, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया पार्टनर को, पर इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा ही होगा, पक्के से डेबिट होगा, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस वाज द क्लॉज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक, आगे भी इनकी केस स्टडीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर हम पढ़ा है हमने, सेक्शन 31 क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट का? सेक्शन 31 कहता है कि यूनानिमस कंसेंट की रिक्वायरमेंट है। यूनानिमस मतलब हर एक पार्टनर की हाँ होनी चाहिए, तभी कोई नया पार्टनर आ सकता है। यूनानिमस कंसेंट इज रिक्वायर्ड, देन ओनली पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। अगर यूनानिमस कंसेंट नहीं है एज पर सेक्शन 31 तो पार्टनर नहीं आ सकता है। मैंने अभी एग्जांपल बताया था, ए बी सी तीन पार्टनर है, डी का एडमिशन होना है। ठीक है, ए एंड बी आर रेडी बट सी इज नॉट रेडी। In that case, D cannot be admitted to the partnership firm just because there is no unanimous consent. Unanimous मतलब consent of all the partners. Interest on drawings. पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट ने बोला है कि कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा किसी भी पार्टनर को। कोई भी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम उनसे चार्ज नहीं करेंगे, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। पर अगर पार्टनरशिप डीड है और उन्होंने बोला है कि इस रेट से चार्ज करना है तो चार्ज किया जाएगा। माइनर, माइनर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वापस एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। माइनर में बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनर। माइनर बेनिफिट में आ सकता है बट माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। नो मैनेजमेंट बाय द पार्टनर्स माइनर, नो मैनेजमेंट बाय द माइनर। माइनर कभी भी मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकता है, बेनिफिट में पार्ट ले सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो लॉसेस में भी पार्ट नहीं लेगा क्योंकि लॉसेस उसकी वजह से नहीं हुए, तो ही विल नॉट टेक द पार्ट इन द लॉसेस एज पर सेक्शन 30 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट रिटायरमेंट। इफ ऑल द पार्टनर्स गिव देयर कंसेंट और इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, द पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम द फर्म। अगर सारे पार्टनर्स ने अपनी कंसेंट दे दी है कि यस एक पार्टनर को रिटायर होना चाहता है उसको रिटायर कर दो, तो ही विल रिटायर।
या पहले से कोई एग्रीमेंट है कि आफ्टर दिस टाइम आई विल रिटायर, ठीक है, इस समय के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, पहले से एग्रीमेंट है पार्टनरशिप डीड में, तो वो रिटायर हो सकता है एज पर सेक्शन 32। अब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन की। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड, अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। फॉर एग्जांपल, ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं, सी की डेथ होगी, ए और बी फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर पहले से एग्रीड है कि नहीं फर्म को डिसॉल्व नहीं करेंगे, हम फर्म को चलते रहने देंगे, तो बात अलग है। अगर एग्रीमेंट नहीं है ऐसा, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। एनी वन ऑफ द पार्टनर गेट्स डाइड, देन द पार्टनरशिप फर्म विल गेट डिसॉल्व्ड। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन्हीं क्लॉजेस से रिलेटेड है, जो हमने क्लॉजेस ऊपर पढ़े हैं, ये सारे क्लॉजेस से रिलेटेड है हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ये कुछ केस स्टडीज हैं, देखो। Amit wants more profit than Ram and Shailesh. He contends that he is working as hard as he remains in the market and field to attract the clients. अमित बोलता है कि मैं, रमेश और शैलेश दो पार्टनर्स और हैं। अमित बोलता है कि मैं मार्केट में रहता हूँ, मैं क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केट में रह के बहुत मेहनत करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल 1:1:1। अमित रेशियो राम रेशियो शैलेश, it will be 1:1:1, because partnership deed is silent, then 1:1:1। हमने पहले बोल दिया कि ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, इसमें पार्टनरशिप डीड इज नॉट अवेलेबल, पार्टनरशिप डीड नहीं है हमारे पास। ठीक है, आगे देखते हैं। सिद्धि डिमांड्स द इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹1 लाख एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? पार्टनरशिप एक्ट कहता है किसी भी पार्टनर ने अगर लोन दिया है, ठीक है, उस लोन पे उसको 6% पर एनम की रेट से ब्याज दिया जाएगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है, सिद्धि ने 1 लाख का लोन दिया फर्म को, और वो कहती है मुझे 15% पर एनम चाहिए। सिद्धि इज रॉन्ग इन हर कंटेंट, सिद्धि रॉन्ग है। सिद्धि को सिर्फ किस रेट से मिलेगा? 6% पर एनम की रेट से मिलेगा, बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट। इशिका इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन तनिष्का, एंड फॉर दैट शी वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इशिका कहती है कि मैंने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किए, आई रिक्वायर मोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। पर पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, नो पार्टनरशिप डीड, ठीक है, देन नो आईयूसी, कोई आईयूसी पे नहीं किया जाएगा, देन देयर विल बी नो आईयूसी। सो इशिका इज रॉन्ग इन हर कंटेंट, as in the absence of partnership, interest on capital is not payable to any partner. Shubham wants the salary at the rate of 6% per annum per month from the firm, as he spends more time than Ramesh and Suresh. शुभम कहता है मैं तुमसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ज़्यादा टाइम देता हूँ फर्म को, मुझे 6,000 रुपये पर मंथ सैलरी चाहिए। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज देयर, नो पार्टनरशिप डीड इज देयर। पार्टनरशिप एक्ट सेज दैट शुभम इज रॉन्ग in his content, as in the absence of partnership deed there will be no remuneration to any of the partner. ठीक। Nitin withdrew 50,000 out of the firm for personal use on 1st October 2024। नितिन ने 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिए अपने पर्सनल यूज के लिए फॉर्म में से। जतिन एंड ललित फोर्स नितिन टू डिपॉजिट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। ठीक है, जतिन और ललित कहते हैं कि आपने पैसा निकाला फॉर्म में से, ड्राइंग किया है, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करो 9% पर एनम की रेट से। पार्टनरशिप डीड नहीं है, देन नो आईयूडी विल बी चार्ज, किसी भी पार्टनर से आईयूडी चार्ज नहीं किया जाएगा। इसलिए जतिन और ललित दोनों अपने कंटेंट में रॉन्ग है, दे आर रॉन्ग इन देयर कंटेंट, जस्ट बिकॉज नो आईयूडी विल बी चार्ज फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रमेश wants to admit Jay into partnership, but Dhruvika and Hansika are denying for this admission। रमेश चाहता है कि जय आ जाए पार्टनरशिप में, बट ध्रुविका और हंसिका दोनों मना कर रहे हैं। Therefore, Jay cannot be entered into partnership just because Dhruvika and Hansika are not ready. Unanimous consent is required. Without the consent of all the partners, Jay cannot be admitted as a partner। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कुछ केस स्टडीज और पढ़ी हैं। ठीक है, इन केस स्टडीज को पढ़ने के बाद हमारे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, आगे हम बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इनका माइन्यूट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, इनकी जनरल एंट्री सीखेंगे, इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है हम सीखेंगे। आज का जो हमारा पार्ट था, ये हमारा सारा बेसिक पार्ट था, जिसमें हमने बेसिक लॉजिक और थ्योरी सीखी बेसिक। ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे
सारे लॉजिक्स को वापस से समझेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।